नमस्कार, मैं नैन्सी। आज की जो वीडियो होने वाली है करेंट अफेयर बेस्ड है और ये वीडियो ऑल एग्जाम्स के करेंट अफेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में करेंट अफेयर विद एमसीक्यू भी होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो सबसे पहले जो हमारा करेंट होने वाला वो है कि बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन की खोज की गई है। यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है उस पे उसका जो चंद्रमा है यानी कि उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है वैसे ही बृहस्पति का चंद्रमा यानी कि उपग्रह कैलिस्टो है। इस पे ओजोन की खोज की गई है। इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के चंद्रमा कैलिस्टो पर ओजोन के परमाणु खोजे हैं। इसको हम देखते हैं। शोधकर्ताओं ने यह खोज तब की जब वे कैलिस्टो पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड के रासायनिक विकास की जांच कर रहे हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। इस दौरान उन्हें कैलिस्टो पर ओजोन बनने के परमाणु भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओजोन और इसके महत्व के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि जो ओजोन परत है वो हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाता है और ओजोन परत संताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु यानी कि O3 से होता है। यह एक अस्थिर यौगिक है। इसका निर्माण और विखंडन आसान है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से निकलने वाली हानिकारक यूवी अल्ट्रावायलेट विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। वायुमंडल में संताप मंडल का विस्तार धरातल से लगभग 15 to 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछ दिए जाते हैं कि ओजोन परत की ऊंचाई कितने किलोमीटर की है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। यूवी किरण की निम्नलिखित नुकसान यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण से हमें क्या नुकसान हो सकती है। डीएनए को नुकसान, म्यूटेशन पैदा कर सकता है। मनुष्यों के त्वचा में कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बन सकता है। यूवी विकिरण पादप विरोधी भी होता है, साथ ही विविध जीवों पर हानिकारक प्रभाव भी डालता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की सतह में नज़दीक पाई जाने वाली ओजोन गैस प्रदूषक मानी जाती है। इसका मनुष्यों, वनस्पतियों और जानवरों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कैलिस्टो के बारे में, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। इसके बारे में इसकी खोज गैलीलियो गैलीली ने की थी। कैलिस्टो बृहस्पति का दूसरा और सौरमंडल का सबसे तीसरा बड़ा चंद्रमा है। आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखिए क्योंकि अभी ये चर्चा में ना तो एग्जाम्स में करेंट अफेयर के तौर पे या फिर ज्योग्राफी के तौर पे आ सकता है। आधिकारिक और बृहस्पति के 95 मान्यता प्राप्त चंद्रमा जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा है। सौरमंडल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिस पर सर्वाधिक क्रेटर मौजूद है यानी कि गड्ढा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज किया है। भारत और चीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। इसको हम देखते हैं। भारत की ओर से यह प्रतिक्रिया चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदलने के लिए आई है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत मानते हुए इस पर अपना दावा करता रहा है और ये अभी से नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से ही चीन और भारत का चल रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC दोनों देशों की विभाजन रेखा है जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत और चीन के बीच सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहमति के आधारित पर LAC भी नहीं है। भारत के अनुसार LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर है, जबकि चीन से लगभग
2000 किलोमीटर की मान्यता है। अब हम एलएसी के 3 सेक्टर्स में जो बांटा गया है उसको देखते हैं। वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख में, भारत 1865 में निर्धारित जॉनसन लाइन को सीमा मानता है, वहीं चीन 1893 में निर्धारित मैकडोनाल्ड लाइन को सीमा मानता है। मिडिल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है ये। इस सेक्टर के मामूली विवाद है। अब हम देखते हैं ईस्टर्न सेक्टर जो सबसे ज़्यादा विवादित रहता है। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल और सिक्किम में है ये। चीन यह दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र में एलएसी 1914 में शिमला सम्मेलन के दौरान निर्धारित की गई मैकमहन रेखा को इंगित करता है और इस सम्मेलन में ब्रिटिश, भारत, चीन और तिब्बत शामिल थे। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार आई तो उसने पूर्व में उसके साथ किए गए विविध अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को असमान और भेदभावपूर्ण बताया और इसे मानने से अस्वीकार कर। आप मैप में देख सकते हैं वेस्टर्न सेक्टर जो है वो लद्दाख में है यहाँ पे, और मिडिल सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड में है, और ईस्टर्न सेक्टर जो कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बॉर्डर पे है। अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना है वो हमेशा, चाइना क्लेम्स पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो हमेशा अरुणाचल प्रदेश के भाग को तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र ही मानता रहा है। दोनों देशों के बीच प्रमुख विवाद समाधान पहलुओं में निम्नलिखित शामिल है, यानी कि दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट को समाधान करने के लिए भी पहले की गई है। 1993 में एलएसी पर शांति और अस्थिरता के रखरखाव पर समझौता, 1996 में एलएसी सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर भी समझौता किया था। 2013 में सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता भी किया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नज़र आता नहीं है। अब हम देखेंगे भारतीय निर्माण श्रमिकों का जत्था इजराइल के लिए रवाना, यानी कि जब से गाजा और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तो वहाँ पे ऑपरेशन अजय करा के भारत के लोगों को वापस भारत में बुला लिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में भारतीयों ने अब इजराइल में जाके अपना काम करना शुरू कर दिया है। वैसे ही भारतीय श्रमिकों जो निर्माण श्रमिक हैं वो इजराइल के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उनका पहला जो जत्था है वो इजराइल के लिए रवाना हो चुका है। तो हम इस न्यूज़ के बारे में एक बार देख लेते हैं। गाजा में जारी युद्ध के बीच भारतीय निर्माण श्रमिकों का पहला जत्था इजराइल के लिए रवाना। एनएसडीसी इंटरनेशनल भारतीय श्रमिकों को इजराइल भेजने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इन श्रमिकों को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते के तहत भेजा जा रहा है। एनएसडीसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल एक गैर लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें भारत सरकार की 49% शेयरधारिता है। निर्माण श्रमिकों को युद्धग्रस्त क्षेत्र में भेजना नैतिकता संबंधी सवाल उत्पन्न कर रहा है। यह इसलिए भी चिंताजनक क्योंकि भारत सरकार ने कुछ समय पहले भारतीयों को इजराइल से निकालकर किसी अन्य सुरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए परामर्श भी जारी किया था। युद्धग्रस्त क्षेत्र में श्रमिकों को भेजने पर उठे नैतिकता से संबंधित मुद्दे। जीवन बनाम आजीविका। इजराइल भेजे जा रहे अधिकतर श्रमिक अत्यंत पिछड़े वर्ग से हैं। भारत की तुलना में इजराइल में अधिक मजदूरी के लालच में वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये भी सही है। श्रमिकों का शोषण। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि इजराइल में दूसरों देशों से आए श्रमिकों के साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता है। नैतिक दुविधा। युद्ध की हिंसा और पीड़ा के भय में रहने से श्रमिकों को मानसिक आघात का सामना करना पड़ा, साथ ही उन्हें हिंसा और पीड़ा से ग्रस्त की मदद करने या रिपोर्ट करने में किसी एक को चुनने की दुविधा का भी सामना करना पड़ा। तो ये सारी समस्याएं आ रही हैं इजराइल में जो श्रमिक भारत की तरफ से जा रहा है काम करने। इजराइल में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किया गया उपाय के भी बारे में हम जान लेते हैं।
इजरायल में विशिष्ट श्रम बाजार क्षेत्रों में श्रमिकों की अस्थायी नियोजन की सुविधा पर फ्रेमवर्क समझौता है। यह समझौता भारत से इजरायल जाने वाले निर्माण श्रमिकों और देखभाल कर्मियों के नियोजन के लिए किया जा रहा है। इस समझौते के अनुसार श्रमिकों के अधिकारों के मामले में भारतीय श्रमिकों को इजरायल नागरिक के सम्मान की तरह मान दिया जाएगा। भारतीय श्रमिकों को समुचित आवास, चिकित्सा बीमा और आवश्यक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ कानून के अनुसार श्रमिक एवं अन्य लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं इजरायल गवर्नमेंट की तरफ से भारतीय श्रमिकों को प्रोवाइड कराई जा रही है। अब हम जानेंगे भारत में कोयला क्षेत्र के बारे में, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में चर्चा में बनी हुई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 1 बिलियन टन को पार कर गया है। हम देखते हैं कि इसके डिटेल के बारे में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में अब तक का सर्वाधिक कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि अनुकूल सरकारी नीतियों के कारण पिछले 10 वर्षों में कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में 70% से अधिक की वृद्धि हुई है। कोयला और लिग्नाइट उत्पादन के महत्व के बारे में हम देख लेते हैं। भारत में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी। 2025-26 तक विद्युत उत्पादन हेतु कोयले की आयात पर निर्भरता समाप्त करके लक्ष्य प्राप्त करने में मदद भी मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में कोयले की वर्तमान स्थिति के बारे में। भारत के पास कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूवैज्ञानिक भंडार है। भारत दुनिया भर में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। उत्पादन के मामले में हम देखते हैं कोयला इंडिया लिमिटेड भारत के कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश के कोयले के उत्पादन में 70% हिस्सेदारी कोल इंडिया लिमिटेड की रही है। आयात के दृष्टिकोण से देख लेते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में यानी कि जनवरी 2024 तक 270.75 मिलियन टन कोयले का आयात किया है। इस आयात में नॉन कोकिंग कोयले का हिस्सा लगभग 77% था। भारत में कोयले क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां क्या कह रही हैं उसे हम देख लेते हैं। कोयला खान वाले क्षेत्रों में बेमौसम और अधिक वर्षा से उत्पादन प्रभावित होता है। विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण भी कोयला उत्पादन प्रभावित होता है। कोयला क्षेत्र को लगातार श्रम औद्योगिक संबंधों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोयला खनन में भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए भी चुनौतियां आ रही हैं। भारत में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन होता है। इसमें एस और सल्फर की मात्रा, एस का हिंदी अर्थ होता है राख, की मात्रा अधिक होती है। ये भी एक चुनौती है। कोयले का खनन पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल से किया जा रहा है। इस वजह से कोयला निकाला जाता है और कोयले निकालने की उच्च लागत आती है और खानों में दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोयला क्षेत्र में किए गए मुख्य सुधार क्या है। कोयला खान के अधिनियम 2015, इसका उद्देश्य नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2021 में पूर्वक्षण लाइसेंस खनन पट्टा संयुक्त रूप से दिया जाता है। अब हम देखते हैं कैप्टिव माइनिंग व्यवस्था के बारे में। व्यवस्था को समाप्त करना, यह कदम वाणिज्यिक खनन को बढ़ावा देने और अधिशेष उत्पादन की बिक्री की अनुमति देने के लिए उठाया गया है। कैप्टिव माइनिंग व्यवस्था में कंपनी को उत्पादित कोयला केवल अपने उपयोग के इस्तेमाल करना होता था और इसे वो बेच नहीं सकती थी। सिंगल विंडो मंजूरी की सुविधा, इसका उद्देश्य कोयला खदानों से उत्पादन को चालू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करना है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा करंट है वो रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में, जो कि अभी सुर्खियों में रहने वाले व्यक्तित्व हैं। उनके बारे में देखते हैं। हाल ही में रुक्मणी देवी अरुणडेल आर्ट्स रिवाइलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। अब हम रुक्मणी देवी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म मदुरै यानी कि तमिलनाडु में हुआ था। यह एक भारतीय शास्त्रीय
नृत्यांगना थी, साथ ही थियोफिजिकल आंदोलन की सक्रिय सदस्यता भी रही है, जिसकी सदस्य एनी बेसेंट भी रही है। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। रुक्मणी देवी ओरिएंटल आर्ट्स रिवाइलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर, इस पुस्तक को जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। उनके प्रमुख योगदान क्या है भारतनाट्यम में? उन्होंने भारतनाट्यम के पुनरुत्थान में उत्प्रेरित करने के लिए किया जाता है। इससे पहले भारतनाट्यम को मंदिर नर्तकियों यानी देवदासियों तक ही सीमित माना जाता था और समाज में इसे है दृष्टि से देखा जाता था। वे कला क्षेत्र फाउंडेशन यानी कि मद्रास की संस्थापिका थी। इसका उद्देश्य युवाओं को कला की सच्ची भावना प्रदान करना। उन्होंने पशु क्रूरता निर्वहन अधिनियम 1960 को अधिनियमित कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उपलब्धियां क्या रही हैं उनकी? 1952 में राज्यसभा में के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी के फिलोसफी को सम्मानित किया गया था। उनका मूल्य क्या है? करुणा, अहिंसा और तर्कवाद। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के बड़े शहरों में गहराता जल संकट, और ये खबर है बेंगलुरु से। तो आप लोग भी इसे ध्यान में रखिएगा, और ये सिर्फ एक करेंट या फिर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये हमारे जीवन से जुड़ने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। शहरी जल संकट में मूल कारणों को समझना। प्रदूषण में अत्यधिक वृद्धि, औद्योगिक अपशिष्टों एवं अनौपचारिक सीवेज जल निकायों में छोड़ने के कारण जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा, और इसका उदाहरण हाल ही फिलहाल में बेंगलुरु में बेलंदूर झील रहा है। लंबे समय से सूखा, इससे जलाशयों के जल स्तर में गिरावट आ रही है। उदाहरण के लिए 2024 में कृष्णराजा सागर बांध के जल स्तर में गिरावट के परिणाम वर्तमान में बेंगलुरु के जल संकट उत्पन्न कर रहे हैं। भूजल में गिरावट, इससे पेयजलों की आपूर्ति बाधित हो सकती है। उदाहरण के लिए 2019 में भूजल में कमी के कारण चेन्नई जल संकट उत्पन्न होता है। क्या आपको पता है भारत में पूरे विश्व की 70% यानी कि 17% जनसंख्या रहती है, और 17% जनसंख्या को मात्र पूरे विश्व की 4% जल की प्राप्ति होती है, और उसमें से भी बहुत कम ही जल है जो इसका हम उपयोग करते हैं। बाकी सारे जितने भी वाटर हैं वो किसी न किसी कारण से वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके बचाव के लिए भी हमें काम जरूर करना चाहिए। शहरों के विस्तार, कंक्रीट और जल निकायों का अतिक्रमण। बेंगलुरु में 1961 में 262 झीलें थी जो वर्तमान में घटकर 81 रह गई हैं। आजकल कंक्रीट यानी कि ज़मीन बहुत कम देखने को मिल रहा है, बस सिर्फ कंक्रीट उस पर बिछाया जा रहा है, जिससे भूमि जल की भी कमी आ रही है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे समाधान की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में। शहरी जल संकट समाधान हेतु शुरू की गई पहले जल शक्ति अभियान और कैच द रेन अभियान। इस जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अधीन राष्ट्रीय जल मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। कैच द रेन में ऐसा होता है ना कि बहुत बड़े बड़े कंक्रीट के टैप बनवा दिए जाते हैं और उसको ना छतों से जोड़ दिया जाता है पाइप लगा के। तो क्या होता है कि जब बारिश होती है तो उस पाइप के माध्यम से जो वाटर होते हैं उस टैप में आके गिर जाते हैं, और गिरने के बाद लोग उसकी उपयोगिता अपने खेतों में अपने उसको वाटर फिल्ट्रेशन करके पानी के भी उपयोग में लाया जा सकता है। अपने उपयोग में जो भी नीड होती है जल के वो सारे नीड पूरे फुलफिल किए जा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में इसे बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। अब हम देखेंगे भूजल योजना के बारे में। इसमें सामुदायिक भागीदारी की मांग, पक्ष के हस्तक्षेप और साधारणीय भूजल प्रबंधक के लिए भी शुरू की गई है।
योजनाओं के एकीकरण पर भी फोकस किया जा रहा है। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन अमृत, इसे जल सीवरेज, जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन आदि क्षेत्रों में अवसंरचनाओं के विकास के लिए शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका उद्देश्य खेतों तक पानी की उपलब्धता को बढ़ावा देना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का भी विस्तार करना। इसके बाद हम देखेंगे संभावित समाधान। भारत में शहरी जल संकट को कम करने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। प्रभावी जल प्रबंधन रणनीतियाँ, वर्षा जल संचयन जैसे चेन्नई के रेन सेंटर में किया जा रहा है। जल प्रबंधन विकेंद्रीकरण, उदाहरण के लिए स्थानीय सरकार द्वारा सरकार की भूमिका को भी वृद्धि करना, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है जैसे पंचायत, नगर पालिका, ये सब भी मिल के और अपने जो भी जनता है उसके साथ मिल के, आम नागरिक के साथ मिल के कैच द रेन पर काम करें तो ये काफ़ी ज़्यादा समाधानिक पहल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकृतिक आधारित समाधान। हरित स्थानों, ग्रीन स्पेस का विकास और आर्द्र भूमियों का जीर्णोद्धार भी करना। उदाहरण के लिए केंद्रीय पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मिशन सहभागिता, ग्रीन रूफ एंड बिल्डिंग और स्पेस सिटी की अवधारणा को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए शेंजन में अपनाए गए, यानी कि चीन में ये मॉडल अपना लिया गया है। अब हम देखते हैं अपशिष्ट जल का उपयोग और उपचार। 3R रणनीति, अपशिष्ट जल की मात्रा को कम करना, रिड्यूस, रिसाइकिल और पुनर्चक्रण। आपने यानी कि रीयूज, आपने NCERT की बुक क्लास 7 में ज़रूर पढ़ा होगा कि जैसे कि कोई प्लास्टिक हो या फिर वाटर का ही बात हो तो आप अपशिष्ट जल की मात्रा को कम कर सकते हैं। यानी कि 3R की जो रणनीति है, रिड्यूस, यानी कि आप अगर डायरेक्ट नल से पानी लेके आप अपने पैरों को वॉश कर रहे हो ना, तो अगर उस पानी को मग में डाल के अपने पैरों को वॉश करो तो एक ही मग में हाफ मग के पानी में आप अपने पैरों को वॉश कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्ट नल से अपने पैरों को वॉश करना चाहो तो कम से कम 1 मग पानी खर्चा हो जाता है। तो आप इस तरह से रिड्यूस भी कर सकते हैं अपने जल की मात्रा को कम करके। पुनर्चक्रण, यानी कि अगर आप कपड़ा धो रहे हैं बाल्टी के पानी से तो उस पानी को आप फेंकेंगे नहीं, उस पानी को आप रख देंगे और उसका उपयोग किसी दूसरे काम जैसे खेतों में पानी डालने में कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, फेंक नहीं सकते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, तो इस सारी चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। अपशिष्ट जल उपचार की दक्षता में सुधार और सार्वजनिक निजी भागीदारी का भी उपयोग करना चाहिए। प्रभावी वाटर गवर्नेंस, झीलों, नदियों और बाढ़ों के मैदानों के संरक्षण के लिए मास्टर प्लान बनाना होगा। पेयजल आपूर्ति, सीवेज संग्रहण आदि के लिए ठोस नीतिगत फ्रेमवर्क भी तैयार करना होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो होने वाला है वो हमारा MCQ होने वाला है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिए और आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इसका जो ऑप्शन है वो है कि विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं में राष्ट्रगान का गायन करना, जीवों पर दया करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। अब हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं, जो है कि नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर केवल 1, 2 और 3, केवल 1, केवल 2, 3 और 1, 2 और 3। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2 और 3, यानी कि विद्यालयों में प्रार्थना सभाओं में राष्ट्रगान करना ये कहीं भी उल्लेखित नहीं है, क्योंकि जो 51A के क्लॉज A के अनुसार संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों एवं संस्थानों के राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना ये दिया गया है। और सम्मान का अर्थ है हमारे आसपास अगर राष्ट्रगान बज रहा है तो सीधे खड़े रहना, लेकिन इसमें
ये ऐड नहीं किया गया है कि अगर स्कूल के प्रार्थना सभाओं में सुबह में जो राष्ट्रगान बजता है उसके लिए भी खड़ा होना, ये क्लॉज नहीं उसमें ऐड किया गया है। और जो जीवों पर दया करने की बात है, ये 51A क्लॉज जी के अनुसार दिया गया है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, इसे 51A आई के अनुसार दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो है कि प्रागैतिहासिक और प्राचीन भारत में प्रयुक्त लिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम देखेंगे कि हड़प्पा लिपि एक चित्रात्मक लिपि थी, ये सही है, और इसे पढ़ा भी नहीं जा सकता था। ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जबकि खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं। अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को लेखक ग्रीक और अरमाइक लिपियों का उपयोग किया जाता है। अब हम इसके सही उत्तर का देखते हैं ऑप्शन कि कौन सा होने वाला है। केवल एक, केवल दो, सभी तीनों और कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा केवल दो होगा, 1 और 3। इसका आंसर 1 और 3 होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि जो ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, छोटा छोटा मिस्टेक्स भी हो जाते हैं एग्जाम्स में। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वह प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग वर्ष 1982 में नियुक्त किया गया था। इसे हंटर आयोग भी कहा जाता था, क्योंकि सर विलियम हंटर को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस संदर्भ में हंटर आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं की गई थी? तो हम इसके बारे में देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और नगर पालिका बोर्डों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से राज्य के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए। अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन बी 1 और 2, 1 और 3। ऑप्शन सी 2 और 3। केवल ऑप्शन डी केवल 1 और 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2। 1 और 2 इसका आंसर होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि जो हंटर आयोग था जो कि 3 फरवरी 1982 में लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया गया था। तो जो ये बनाया गया था ना, तो जो हंटर आयोग था वो अपने आप को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों तक ही सीमित करके रखा था। उसमें विश्वविद्यालय सम्मिलित नहीं था, तो इसमें विश्वविद्यालय ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ये जो प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला और प्राथमिक बोर्डों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, इसमें हंटर आयोग ने मातृभाषा को भी बहुत महत्व दिया था। अब हमारा नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना के उद्देश्य के बारे में। श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ये बनाया गया था। श्रेष्ठ योजना ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय के द्वारा श्रेष्ठ योजना को आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति को सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जा सके। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो है कि भारत की प्रमुख मानचित्रण एजेंसी भारतीय सर्वेक्षण विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये जो मानचित्र एजेंसी है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1767 में की गई थी। तो आज का करेंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।